हमने पिछली क्लास में जैसा पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश का इतिहास पढ़ा। फिर उसके बाद में जो अशोक से संबंधित हमने उसका धम्म और उसकी धर्म यात्राओं के बारे में देखा, उसके शिलालेखों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, 14 शिलालेख बनवाए गए और 7 स्तूप बनवाए गए। ठीक है, उन चीजों को देखा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मौर्य वंश धीरे धीरे, जैसे ही अशोक की मृत्यु हो गई, या महान सम्राट भी था अशोक, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ नियम या कुछ सिद्धांत ऐसे प्रचलित किए उसने, कुछ कानून ऐसे बना दिए उसने अपने शासनकाल में, जिससे कहीं ना कहीं जनता का कुछ वर्ग था जो निराश हो रहा था। कहने का मतलब, जो लोग अपने आप को मतलब किसी धर्म का अनुयायी मानते थे, जो अपना अलग ही धर्म मानते थे, तो वो भी लोग, उनके लिए भी मतलब उन्होंने अपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कानून बनाए, नियम बनाए, तो उनसे भी लोगों में काफी नाराजगी और प्रतिक्रिया देखने को मिली। कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वर्ग उनसे नाराज हुआ या उनके विरोध में जो रुख दिखाने लगा था, वो था ब्राह्मण वर्ग। कहने का मतलब, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का भी कहीं ना कहीं ये कारण है जो मौर्य वंश को पतन की ओर ले जाता है। ब्राह्मण प्रतिक्रिया की बात करें तो जहां हम बात करें अशोक की, तो अशोक ने क्या है कि अपने पहले शिलालेख के बारे में, उनके पहले शिलालेख से मालूम पड़ता है कि उन्होंने पशु बलि की निंदा की है। पशु बलि को उन्होंने इस हिसाब से अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अमान्य करार दिया होगा, है ना। और स्त्रियों से संबंधित जो कर्मकांडीय प्रतिष्ठान थे, या उनको स्त्रियों से रिलेटेड जो नियम कानून पहले से प्रचलित थे मगध के अंदर, तो उन सब कानूनों को उन्होंने जो अशोक था उसने बदल दिया था पूरी तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग के लिए नाराजगी का कारण रहा है। इसके अलावा यज्ञ प्रतिष्ठान वगैरह हुए, जो ये यज्ञवादी विचारधारा पहले से चल रही थी, यज्ञ कराने की, प्रतिष्ठान करवाने की, तो इन चीजों को भी अशोक ने बंद करवा दिया था। तो इस वजह से भी नाराज दिखा ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि कहीं ब्राह्मणों को देखा जा सकता है कि ब्राह्मणों को यज्ञों के द्वारा, मंदिर में पूजा पाठ के द्वारा और कई सारी चीजों के द्वारा बहुत ज्यादा फायदा होता था, उनका घर चलता था, वही उनका मतलब रोजी रोटी का काम था, पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा प्राप्त करके अपना घर चलाना। तो ये सब चीजें हुआ करती थी। तो लेकिन अशोक के कार्यकाल के दौरान ये रहा कि उन्होंने इन सारे ही कानूनों को बदल दिया। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ब्राह्मणी प्रतिक्रिया जो रही है, वो भी मौर्य के पतन को चाहती थी। तो इस वजह से पूरे मौर्य मगध के अंदर, जहां धीरे धीरे शासन के अंदर ब्राह्मण वर्ग है, कई साम्राज्यों में ब्राह्मण वर्ग है जो पनपने लग गया था, कई साम्राज्यों में ब्राह्मण शासक आ चुके थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या है कि अपना खुद का मगध को समाप्ति की ओर ले गए, और उसके बाद में उन्होंने क्या है, मगध पर आक्रमण करके मगध को समाप्त कर दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि कुछ और भी संकट रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ही इसमें विशेष मानी जा सकती है। इसमें एक कहीं ना कहीं एक कारण और देखने को मिलता है, एक वित्तीय संकट वाली भी स्थिति रही होगी। मगध की जो सेना थी, या जो मौर्य वंश के दौरान जो सेना थी मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य में, तो वो सेना काफी काफी विशाल हुआ करती थी। बहुत ज्यादा मात्रा में लोग उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सेना के अंदर लोग भर्ती थे। तो उन सभी का देखभाल करना, रख रखाव करना, तो वो थोड़ा क्या है, भारी काम हो गया था। अब क्या है, अशोक ने धर्म बदल लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्म प्रचार में लगे रहना, और जगह जगह जाकर के धर्म प्रचार करना, या बौद्ध धर्म पर ज्यादा ध्यान देना। तो ऐसी स्थितियों की वजह से उनका ध्यान इस चीज पर नहीं था, अपनी सेना के रखरखाव पर, या भविष्य में अगर मगध पर होने वाले आक्रमणों से बचने के लिए भी कोई उपाय वगैरह करने के सिस्टम की प्रति उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये भी कारण रहे होंगे जिन्होंने मौर्य वंश का पतन कर दिया। इसके अलावा दमनकारी शासन की बात करें तो अशोक के शासनकाल के दौरान करप्शन भी काफी बढ़ने लगा था। लोगों के अंदर दमनकारी अधिकारी भी देखने को मिले थे उनके शासनकाल में। मतलब
क्या है कि भर्तियों से संबंधित, सेना में भर्ती से संबंधित है। इसके अलावा कई सारे कार्यों से संबंधित जो भी कार्य करने होते थे, तो उसमें क्या है, विभिन्न जो श्रेष्ठ अधिकारी हुआ करते थे, महामात्र हुआ करते थे, तो उन सब अधिकारियों द्वारा रिश्वत ली जाती थी, तब जाकर के सम्राट से मिलने दिया जाता था। कुछ ऐसे ही कार्य रहे होंगे। तो इन कार्यों की वजह से भी क्या है कि जो पूरा ढांचा था वो कमजोर होता चला गया। उसके बाद में देख सकते हैं कि दूरवर्ती क्षेत्र जो भी रहे थे, जैसे यूनानी क्षेत्र हैं या कई सारे जो मध्य एशिया वाले क्षेत्र हैं, तो वहां पर क्या है, युद्धों की नई नई पद्धतियां, नए नए विज्ञान, नए नए क्षेत्र, नई नई चीजें वहां पर लोग अपने राज्य क्षेत्र के अंदर विकास कर रहे थे और नई नई चीजों को बना रहे थे। लेकिन क्या है कि मगध के अंदर अशोक का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था इन चीजों को मजबूत करने में। उसका ध्यान केवल और केवल किस पर था, बौद्ध धर्म के अंदर जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और शांति स्थापित करना। तो इस तरह का ही माहौल रहा था उस टाइम पर। उसके अलावा हम ये भी कारण मान सकते हैं कि अशोक का भी ध्यान नहीं गया। इसके अलावा मौर्य वंश के जो अन्य शासक थे उनका भी ध्यान पश्चिमोत्तर में सीमा पर नहीं गया, क्योंकि वहां से भी आक्रमण हो सकते थे, लेकिन वहां पर भी उसका ध्यान नहीं गया और उसने ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई या कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जिससे देखा जा सके कि उसने पश्चिमोत्तर जो सीमा थी उस पर सुरक्षा के तौर पर कोई कार्य किया हो। यूं भी कहा जा सकता है कि उसने जैसे पश्चिमोत्तर सीमा की जो उपेक्षा की है। इसके अलावा इधर चीन की दीवार, जब चीन की महादीवार बनी थी, तो वो भी इसी वजह से बनाई गई थी, क्योंकि चीन के राजा सी हुआंग थे, सी हुआंग जी हुआ करते थे। तो सी हुआंग के द्वारा चीन के सुरक्षा के लिए भारत की तरफ से क्या है कि एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसे चीन की महादीवार के नाम से जानते हैं। आज भी ये दीवार प्रचलित है। सन 200 बीसी के अंदर ये की गई थी। इसके अलावा चीन की जो महादीवार है वो इसी वजह से बनाई गई थी ताकि आक्रमणों से सुरक्षा की जा सके उस टाइम पीरियड में भी। ठीक है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, ये सारे ही कारण हैं जो जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि मौर्य वंश का पतन होना ही सुनिश्चित था। आगे हम देखें कि मौर्य वंश का पतन इस तरह से हुआ कि लास्ट में जैसे बृहद्रथ आया मौर्य वंश में, तो बृहद्रथ एक कमजोर शासक हुआ और उसके कमजोरी को फायदा उठाते हुए पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में मगध राजवंश को समाप्त कर दिया और उसके बाद में एक नए वंश की स्थापना की और एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और उसी में नए वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के नाम से की और उसे ही हम कई बार कई बुक्स में देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल को। इसे मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, जहां मौर्य वंश की समाप्ति हो गई, मगध की भी समाप्ति हो गई, मगध राजवंश समाप्त होता चला गया धीरे धीरे। और उसके बाद में यहाँ पर ब्राह्मण साम्राज्य शुरू हो जाता है, जिसमें शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और इन्होंने 125 बीसी में 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने विदिशा को राजधानी बनाया। और पुष्यमित्र के दरबार में ही पतंजलि नाम के एक महान दरबारी हुआ करते थे। तो ये पतंजलि हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है ना। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने एक यूनानी योद्धा हुआ करते थे मिनांडर, तो मिनांडर को ही इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा अग्निमित्र आए दूसरे शासक शुंग वंश के अंदर, पुष्यमित्र के बाद में उत्तराधिकारी तौर पर अग्निमित्र आए। तो अग्निमित्र के बारे में एक कहानी है, मालविका अग्निमित्र एक पुस्तक है। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, इसी पुस्तक से अग्निमित्र के बारे में हमें साक्ष्य मालूम पड़ते हैं। और इस मालविका अग्निमित्र पुस्तक के अंदर मालविका और अग्निमित्र जो शासक था उसके विवाह की, यानी उनके प्रेम विवाह का वर्णन देखने को मिल सकता है। और ये जो मालविका अग्निमित्र पुस्तक है ये कालिदास द्वारा रचित की है, यानी कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है मालविका अग्निमित्र। इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में उत्तराधिकारी तौर पर हम देख सकते हैं देवभूति आया, जो कि एक कमजोर शासक हुआ था। कमजोरी के साथ साथ में ये शुंग वंश का एक अंतिम शासक भी बनकर रह गया। इसके बाद में शुंग वंश का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया और ऐसा माना जाता है कि जब अंतिम शासक आया, क्या नाम था उसका, देवभूति, तो देवभूति के टाइम पीरियड को ही वैष्णव धर्म का उत्थान काल माना जा सकता है और मनुस्मृति की जो रचना का काल माना जाता है वो यही टाइम पीरियड माना जाता है जब ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इन्होंने एक अलग से मनुस्मृति की रचना की, एक अलग से साम्राज्य के लिए नियमावली
को मतलब सारे नियम कानून बनाए समाज के लिए, तो वो सारे नियमावलियों को सूचीबद्ध करके इन्होंने मनु स्मृति में संकलित किया। तो ये चीज हम देख सकते हैं। मनु स्मृति की रचना का काल वसुदेव आया, फिर अंतिम शासक सुशर्मा हुआ और अब पाटलिपुत्र तक ही ये सीमित हो गया। क्या नाम है इस वंश का? जो कर्ण वंश है, क्योंकि शुंग वंश के बाद में किसकी स्थापना हुई थी? कर्ण वंश की। ये मैंने लिखा नहीं था, ठीक है ना। तो ये कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने की थी। और सुशर्मा अंतिम शासक हुआ, ये ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ। उसके बाद में क्या है, साम्राज्य था ब्राह्मण साम्राज्य का, जो पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था। फिर ठीक है, इसके बाद में कर्ण वंश के बाद में सातवाहन वंश की स्थापना की गई। सातवाहन वंश की के संस्थापक के तौर पर हम सिमुक को जानते हैं। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद में सिमुक ने राजधानी बनाया प्रतिष्ठान को, जो कि कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को माना जा सकता है, जो कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और इनके प्रमुख शासक के तौर पर देखा जाए तो जो सातवाहन वंश था उसमें प्रमुख शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। और सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा है या गाय को पूज्य मानने की जो प्रथा है, वो इसी टाइम पीरियड में यानी सातवाहन वंश के दौरान ही शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या है। जो नानाघाट अभिलेख है, तो नानाघाट अभिलेख से ब्राह्मणों को भूमि दान करने के बारे में जो शुरुआत हुई है, इसके बारे में पता चलता है। सातवाहन वंश में सामंत व्यवस्था का भी जो उल्लेख है या सामंत व्यवस्था की शुरुआत भी इसी काल को माना जाता है, जो सातवाहन वंश के दौरान की गई थी। शीशे, चांदी, पोटीन, कांसे के सिक्के भी सातवाहन वंश के दौरान शुरू किए गए। सातवाहन वंश के जो भी लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे, लेकिन राजा है जो पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे। कला की बात करें तो कला, कारले, चैत्य, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और अमरावती कला का सर्वाधिक विकास इस वंश के कार्यकाल के दौरान देखा जा सकता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इस वंश के बाद में चेदी महामेदवाहन वंश आया और उस वंश ने क्या है कि कलिंग पर आधिपत्य जमाया था। चेदी वंश में अशोक की जैसे ही डेथ हो गई, तो अशोक की डेथ के बाद में अब कलिंग पर कोई ज्यादा मजबूत शासक नहीं रहा था, तो उसमें क्या है चेदी वंश ने अपना आधिपत्य जमा लिया वहां और शासक करने लगा। ऐसी जानकारी हमें आदिगुम्पा अभिलेख से मिलती है। और सबसे प्रतापी राजा जो माना जाता है चेदी वंश का, उसे खारवेल नरेश के नाम से जाना जाता है। और इसने मगध पर आक्रमण किया था और मगध पर आक्रमण करके जिन शीतलनाथ की एक मूर्ति थी जिसे महापद्मनम कलिंग से लूट करके लाया था मगध में। कहां लाया था? कलिंग से लूट करके मगध में लाया था महापद्मनंद। जिन शीतलनाथ की मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति थी, जो कि उनके मतलब एक घरेलू देवता के रूप में पूजी जाती थी। लेकिन ये वहां से लूट करके महापद्मनंद इसको मगध में ले आया था। अब इसको मगध से वापस जीत करके जो चेदी वंश के नरेश हैं खारवेल, वो यहां से इसको ले गए थे। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।